यहाँ पर नेपाल और यूएई आप दोनों को कांग्रेचुलेशन जो है एसीसी प्रीमियर कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं और वही दो टीमें कहीं ना कहीं पहुंची हैं जिनको डेली क्रिकेट ने सबसे ज्यादा परसेंटेज दिए थे इस टूर्नामेंट के जीतने के चांसेस में। आपको याद होगा जब हमने वीडियो बनाया था कि किस टीम के कितने परसेंट चांसेस हैं इसमें टूर्नामेंट के जीतने के, तो उसमें हमने सबसे ज्यादा दिए थे 27% नेपाल को और 23% यूएई को। और जो नेपाल को एज था वो उनके होम की वजह से कि वो अपने होम में खेल रहे हैं और साथ साथ में उनकी रिसेंट फॉर्म भी अच्छी थी। और वही दो टीमें जो सबसे हाईएस्ट चांसेस हमारे इस वीडियो में हमने रखे थे, वही दो टीमें आज फाइनल में पहुंची है। लेकिन किस तरह से वो सेमीफाइनल को पार कर फाइनल तक पहुंचे और क्या कुछ ड्रामा हुआ दोनों ही मैचेस में, क्या कुछ चीजें घटी, किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली और ऑन फील्ड हो या फिर ऊपर वाले की तरफ से हो, ये सारी डिस्कशन और अपडेट आपके सामने लेकर हाजिर है। पोस्ट मैच एनालिसिस करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेमीफाइनल 1 की बात करते हैं। यहाँ पर अगर इस मैच की बात करें तो नेपाल वर्सेस कुवैत ने हांगकांग को हराया और यहाँ पर वो पहुंचे और आज पहला मैच था। सबसे पहले यहाँ कुवैत ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का यहाँ पर फैसला किया। फैसले में बिल्कुल भी कोई गलती थी नहीं, गलती जो थी वो आगे है, वो आगे जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नेपाल ने बैटिंग की और उनका फेस बाय फेस किस तरह से रहा आपको बता दें। यहाँ पर 42 ओवर का मैच कर दिया गया था बारिश की वजह से, जो बीच में काफी लंबा शुरू तो 50 ओवर के हिसाब से ही हुआ था, लेकिन बीच में उसे चेंज कर 42 ओवर कर देगा। तो हम 42 ओवर का ही फेस बाय फेस यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। नहीं जरूर देखिए, अगर हम बात करें फेस बाय फेस की तो पावर प्ले 1 में 1 से 10 ओवर के बीच में यहाँ पर 76 रन नेपाल ने बनाए और किसी भी विकेट का यहाँ नुकसान हुआ नहीं। वहीं पर सेकंड फेस में 11 से 40 ओवर में यहाँ पर टीम ने 191 रन बनाए, बहुत ज़्यादा, और 7 विकेट लेकिन यहाँ पर टीम ने साथ ही साथ गंवा दिए, काफ़ी ज़्यादा विकेट गंवा दिए। वहीं पर डेथ फेस में जी हाँ 2 ही ओवर हो पाए क्योंकि 2 ओवर तक ही डेथ फेस था वहाँ पर 41 और 42 ओवर का, तो वहाँ पर 2 ओवर में टीम ने 14 रन बनाया और 2 विकेट का नुकसान वहाँ पर टीम को उठाना पड़ा। और देखते हैं इसी बीच टीम ने 42 ओवर के बीच में 136 डॉट बॉल्स भी खेली और साथ ही साथ टीम 281 फॉर 9 42 ओवर के बाद पहुंच पाई। बिल्कुल, आपको मैच में याद होगा हमने कुवैत के लिए एक चीज कही थी कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो होगा जो कुवैत के जो बॉलर्स हैं, खासकर जो पेस बॉलर, उनको अर्ली स्ट्राइक्स देने। बिल्कुल सही। अगर आप अर्ली स्ट्राइक्स देने में नाकामयाब रहे और जो कुशल आसिफ की जोड़ी है अगर थोड़ा लंबा चले गए तो फिर आप कहीं ना कहीं शुरू में ही मैच में बहुत ज्यादा बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद भी नेपाल के पास एक लंबी चौड़ी बैटिंग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कुशल आसिफ को आप निकालें, लेकिन आज बिल्कुल भी वो कर नहीं पाए, अर्ली क्लोज नहीं मिले और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर 70 करीब की 76 रन में भी 0 विकेट डाली और लगभग 6 ओवर 50 रन बना दिए थे नेपाल के बैट्समैन। गुरदल का जो हाथ काफी ज्यादा वहां पर था। एंड अगर इस पूरे बैटिंग स्कोर कार्ड को हम यहाँ पर देखें नेपाल के, उससे पहले बात कर लेते हैं वैगन व्हील की। वैगन व्हील के हिसाब से आपके सामने अगर रखें तो किस एरियाज में रन्स पड़े हैं, 129 रन ऑफ साइड पर, 143 रन ऑन साइड पर यहाँ पर मारे हैं नेपाल ने आज, 23 चौके और 14 छक्के भी यहाँ पर लगाए हैं और कुछ बेहतरीन सिक्सेस लगी हैं आज। शॉट्स देखने लायक थे, आगे जरूर बात करेंगे वो किन के बल्ले से निकले थे। दो जबरदस्त थे, मतलब ऐसा था कि उसको रिपीट टेलीकास्ट आप देखते रहे तो कम है। एंड डीपली आप समझाने की कोशिश करिए वैगन व्हील को। जरूर देखिए, बहुत बेहतर एरिया है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे लॉन्ग ऑन की तरफ 52 रन है, कवर एरिया की तरफ, एक्स्ट्रा कवर एरिया की तरफ आप देखेंगे तो 42 रन आ जाते हैं। लॉन्ग ऑफ की तरफ और डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखेंगे तो 33 रन करीब वहाँ पर भी आ जाते हैं, खासकर लॉन्ग ऑफ की तरफ ज़्यादा अगर आप देखें। और उसके बाद मिड विकेट पे 57 रन यहाँ पर बनाया टीम ने, तो बहुत अच्छा। नेपाल के ज़्यादातर रन हम देखते हैं कि अमूमन सामने काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी बात है क्योंकि वो आपकी क्वालिटी दिखाते हैं कि आपने किस तरीके का क्रिकेट खेला उस मैच में। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर यहाँ शो कर रही है, जो विकेट भी गिरे हैं नेपाल के, थर्ड मैन की तरफ आप देख रहे होंगे 30 रन आए हैं। जी हाँ, 30 रन आए हैं और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। विकेट भी यहाँ पर गिरे हैं, थर्ड मैन के एरियाज में थोड़ा सा विकेट भी गिरे हैं नेपाल के, जो कि हम आगे बात करेंगे। रन्स बनाने की यहाँ पर बल्लेबाजों ने कोशिश की है, जिससे कि शायद कहीं ना कहीं अब उस वक्त जब मैच शुरू हुआ था तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बारिश होगी या ये होगा वो होगा, लेकिन बैटिंग जब आएगी उसके बारे में जरूर हम बात जरूर करेंगे इस बारे में, लेकिन यही एरियाज हैं जो नेपाल ने प्रेफर किए। बिल्कुल, चलिए अब चलते हैं बैटिंग स्कोर कार्ड की तरफ। वैगन व्हील की बात यहाँ पर हो गई, बैटिंग स्कोर कार्ड जो है यहाँ पर बात करने के लिए डेफिनेटली काफी कुछ है। कुशल गुरतेल ने आज एक अच्छी शुरुआत जरूर दिलाई, 43 रन उन्होंने बनाए और कुशल जिस तरह के प्लेयर है तो उनका आउट होने का तरीका लगभग ऐसे आपको आए दिन देखने को मिलेगा। और आज कम से कम चलिए हाँ रन होने की शुरुआत भी उनको दिलाए, डेफिनेटली आप उनके विकेट को यहाँ पर बहुत मान सकते हैं। रन भी किए तो उनकी
आउटकम एक्सक्लूड करते हैं। आसिफ शेख की यहाँ बात करें, उन्होंने भी अच्छे खासे 31 रन जरूर किए, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक लंबी इनिंग उनकी तरफ से आनी चाहिए थी आज। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो जिस तरीके से आउट हुए हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे बचा जा सकता था, और काफी बाहर जाकर उन्होंने शॉट, बिल्कुल सही कहा आपने, वो बाहर जाकर खुद वो ट्राई करने गए, तो आप आराम से उसे इतना ऐसे स्टंप टू स्टंप लाइन नहीं थी जो आप छेड़ देते, बिल्कुल या बहुत एक अर्ली फेस में कहना होगा कि बहुत अर्ली फेस में आप बल्ला बाहर चलाने चले गए। अगर हाँ यही होता कि अगर 35 ओवर 38 ओवर हो चुके हैं, ओवर खत्म होने वाले हैं और तब तक आसिफ टिके हुए हैं, तब तक तो बहुत लंबा स्कोर कर जाते वो, लेकिन तब वो अच्छा लगता है। लेकिन इतने अर्ली फेस पे, इतने जब मैच शुरू हुआ हो और एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मिल गई है, जी हाँ, और आपने अपना कहना होगा कि ये बॉलर का विकेट नहीं था, या आसिफ शेख ने विकेट अपना थ्रो कर दिया, 5वें 6ठे स्टंप पे बॉल थी तो वहां पर जाकर विकेट देना, ये अपना विकेट थ्रो करने के बराबर। बिल्कुल, और बैट भी एंड में बहुत जल्दी चले गए, मतलब बॉल को आप पहुंचने भी नहीं दे रहे अपने तक, और बहुत आगे जाकर आप गए, जी हाँ, आप खुद बॉल तक गए जबरदस्ती, और वो भी बाहर जाती हुई बॉल, बिल्कुल सही, यानी कि आप स्टंप टू स्टंप लाइन पे हो, तो ये कहीं ना कहीं जजमेंट में गलती जरूर हुई है आसिफ से, और उम्मीद करेंगे कि इसे वो जल्द से जल्द ठीक जरूर करेंगे, और अभी एक बड़ा फाइनल आना बाकी है। उसके बाद भीम शार्की की बात करें, 1 रन बनाकर आउट हो गए, और उनका शॉट आसिफ से भी ज्यादा खराब था, और ये थोड़ा सा कंसर्न जरूर है, क्योंकि भीम ने मलेशिया के खिलाफ जो है 70 रन मारे थे, उसके बाद उन्होंने 33 रन किए, उसके अगले मैच में 6 रन किए, और अब इस मैच में 1 रन किए, तो ये कहीं ना कहीं भीम को ध्यान देना होगा, वन डाउन पे वो आ रहा है, क्योंकि डाउन को भी देखना होगा, बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट डाउन है, और बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस अभी नेपाल को और आगे खेलने हैं, तो फाइनली है, उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर आ रहा है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, रीजनल फाइनल्स होने, तो कहीं ना कहीं वो तो T20 फॉर्मेट का होगा। वन डाउन की अहमियत को थोड़ा सा और आपको सीरियसली लेना होगा भीम, क्योंकि अगर बॉलर आपका विकेट ले रहे होते ना तो जरूर कहते कि चलिए नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरी थी, लेकिन मेरे ख्याल से ओमान के खिलाफ भी जब आप 33 रन पर आउट किए थे, आपने बहुत जल्दी स्वीप मारने के लिए चले गए थे, बॉल आप तक पहुंची नहीं, आप स्वीप खेलने चले गए और आपका स्टंप उड़ गया था, ऑफ स्टंप, जितना मुझे याद है, मैं गलत नहीं हूं, तो उसके बाद आज भी यही हुआ है, आप जबरदस्ती काफी बाहर तक गए और उस बॉल को छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, आप उसे लीव कर सकते थे, या फिर बॉल को आने देते, लेट कट खेला जा सकता था, या फिर आप उसको बैकफुट पर जाकर पॉइंट की तरफ पंच भी कर सकते थे, अगर उतनी बॉल पे स्पीड थी तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न है। आप वन डाउन आ रहे हैं, एक अच्छी इनिंग आई थी, लेकिन उसके बाद ये छोटा सा ही सही डाउनफॉल हुआ है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आउट आप खुद हो रहे हैं, बॉलर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये कंसर्न डेलीगेट जरूर यहाँ पर उठाएगा। एंड उसके बाद रोहित पुड़ैल और कुशल मल्ला, इन दोनों की एक बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप हुई थी, कुवैत ने यहाँ वापसी की थी, 80-85 के आसपास 3 विकेट गिरा, लगातार 2 विकेट गिरे थे, लेकिन 3 विकेट गिरे, उसके बाद जिस तरीके का मोमेंटम रोहित और कुशल ने यहाँ पर चेंज किया है, और कुशल से यही उम्मीद थी कि जिस जरूर आए ये एक बड़ी इनिंग खेलेंगे, और रोहित पुड़ैल की इनिंग एंड किस मायने में अलग रही है मैं जरूर जानना चाहूंगा। बहुत बेहतरीन रही है। देखिए, वो एक एंकर का रोल कर रहे थे, और यही एंकर का रोल होता है, यही मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन का एग्जैक्टली काम होता है, ये करना होता है। जब आप टीम ट्रबल में हो तब आप क्या चाहेंगे, कोई भी दुनिया का ये नहीं चाहेगा कि यार ये ऐसे शॉट खेलकर वैसे शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दे, वो सब अच्छा लगता है जब आप अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलते हैं, जब टीम बहुत डेथ फेस में पहुंच गई हो। अगर रोहित पुड़ैल भी यही ट्राई करते, अब आपने अगर रोहित पुड़ैल के शॉट देखे होंगे जहां में सभी ने मैच देखा है, तो आपने कितने ज्यादा परसेंटेज है इसमें सीधे बल्ले से उन्होंने खेला है, और स्ट्रेट के सिक्सेस भी लगाए, बजाय ये ट्राई करने की कि चलो मैं अब एक कुछ ट्राई करता हूं, मैं पीछे से निकालता हूं कीपर के मेजर से, तो उसमें विकेट जाता हूं। बिल्कुल, एंड फाइनल लेग में सिर्फ 2 रन आए हैं, यही बताता है कि कितने रैश शॉट से बचा है। बताइए, आप देखिए, तो ये बहुत होता है, जबकि वो जब टिकने के बाद चलिए एक माइंड में आ जाता है कि चलो हाँ मैं थोड़ा जम गया हूँ, अंडरस्टैंड कर चुका हूँ मैं बॉलर को, मुझे समझ में आ रहा है, तब मैं शायद थोड़ा सा कुछ खेलूँ अलग सा शॉट, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। क्यों? ये डाउन की इज्जत है। जिस डाउन पर आप आते हैं, ये प्लीज ये 50 ओवर का क्रिकेट है, सन 3000 भी आ जाएगा तब भी 50 ओवर अगर तब तक बचा रहेगा तो, लेकिन 50 ओवर ऐसे ही खेला जाता है जैसे रोहित पुड़ैल ने खेल के दिखाया। एक और एग्जांपल चलिए आप नए में हमें मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, रोहित पुड़ैल ने ऐसी इनिंग खेली। और कुशल मल्ला के बारे में अगर कहें, वो उनका गेम है, इस डाउन पर आके वो अपना गेम खेल रहे हैं, 60 रन 70 रन 50 रन, और बिल्कुल 35-40 भी अगर आप कर दें, लेकिन एक पार्टनरशिप देके चले जाए, ये जो डाउन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाय 100 रन 200 रन बनाने के, पार्टनरशिप चाहिए जो कुशल मल्ला लगातार दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर इस पूरी बैटिंग लाइनअप में हमें बहुत इंतजार है
कि जब टीम अवे में जाएगी और वहां पर मैचेस होंगे तो किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे कोई प्लेयर। अगर सबसे ज्यादा नजर हमारे इंडियन क्रिकेट की यहाँ पर रहेगी किन दो प्लेयर पे, तो वो है रोहित पटेल और अब कुशल मल्ला भी। डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं अभी रिसेंटली अपने घर में टीम में हो और एक इनिंग उन्होंने यूएई में भी खेली थी, डेफिनेटली उम्मीद करेंगे कि वो इस चीज को अवे में भी करें, अवे में भी खुद को ढाले और वहां पर भी कहीं ना कहीं बड़े और अच्छे स्कोर्स करते हैं। और रोहित पटेल अवे में बहुत स्ट्रगल करते हैं, उन पर भी नजर रहेगी और बहुत खैर अवे की बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर परफॉर्मेंस और ये बहुत ही मैच विनिंग पार्टनरशिप रही उस वक्त के लिहाज से। बिल्कुल इसको पता नहीं था कि बाद में कुवैत जो है वो पूरी तरह से घुटने टेक देगी, लेकिन उस वक्त तक ये बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप थी। उसके बाद एक और बड़ा कोलैप्स देखने को मिला। आरिफ 19 रन, दीपेंद्र सिंह एरी 0, संदीप लामिछाने 5 रन, सोमपाल कामी 13 नॉट आउट जाने की मेरे ख्याल से सोमपाल कामी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि इस साल बहुत बार नॉट आउट अब तक जा चुके हैं। कभी रन ज्यादा करके नॉट आउट होते हैं, कभी कम, लेकिन कंट्रीब्यूशन जरूर रहता है। ये एक पॉजिटिव साइन है जो लगातार डेली उठाता रहा है कि आप कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिए। करण ने भी एक छक्का मार के कंट्रीब्यूशन दिया, अपने स्टाइल में कंट्रीब्यूशन दिया जिस स्टाइल में करते हैं। लेकिन यहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरी के बारे में एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहेंगे। नीचे आप डाउन पे ऑर्डर आ रहे हैं, आपके लिए 4-5 ओवर का एक स्टेज सेट है, अगर आप यहाँ पर भी रन नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा कंसर्न जरूर है। टीम मैच जीत रही है, अच्छा कर रही है, टीम परफॉर्मेंस हो रहा है, आप एशिया कप के लिए कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें ठीक है, आप क्रिकेट वर्ल्ड कप बेहतर करें, लेकिन ये छोटे छोटे कंसर्न्स को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल सही नहीं होगा। डेली क्रिकेट ये चीजें आपके सामने पॉइंट आउट जरूर करना चाहेगा। आप ऊपर के डाउन पर गए, वहां पर भी रन नहीं आ रहे हैं, आप नीचे के डाउन पर आ रहे हैं, वहां पर थोड़ा मामला लटका हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब एक चीज जरूर है कि दीपेंद्र सिंह एरी खुद को टाइम बहुत कम दे रहे हैं। इससे ये क्लियर निकल कर आ रहा है कि दीपेंद्र सिंह एरी जो है वो खुद में कहीं ना कहीं उनको बैटिंग को लेकर थोड़ा सीरियस होना होगा कि भाई मुझे भी रन करने हैं, सिर्फ मैं बार बार आकर 2-3 विकेट लेकर एक आध अच्छे कैच पकड़कर कब तक चलेगा। ये सब चलिए ठीक है, मैं टीम पे काम आ रहा हूँ, लेकिन बल्ले से भी तो काम आना जरूरी है, क्योंकि आप ऑलराउंडर हैं, कोई टैलेंटेड नहीं। जरूर, बिल्कुल सही कहा। एक अब देखिए दीपेंद्र सिंह एरी इस टीम में एक सीनियर प्लेयर भी है, जी हाँ, बिल्कुल, टी20 में भी काफी खेल चुके हैं, वनडे में भी उनका काफी नॉलेज होता जा रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ पर जरूर उनसे एक बेहतर गेम की उम्मीद होगी, और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा यहाँ कोच भी अगर ध्यान दे, क्योंकि कप्तान बोलेंगे, कोच बोलेंगे तो बहुत बेहतर होगा कि अगर थोड़ा सा उनसे बात, और सर खुद बैटिंग कोच है और अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त थोड़ा सा बात करने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि स्टेज बहुत क्रूशियल होता है, ये समझने की जरूरत है। चलिए हो गया, कर दिया, टीम जीत गई, बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये मैच हो जाता, कंप्लीट हो जाता, दीपेंद्र पे अगर वो बात आ जाती तो फिर क्या होता? जी हाँ, अक्सर ये भी सोच कर देखना होगा। तो इसलिए कोच और कप्तान को थोड़ा सा शायद क्यों, क्योंकि ये अब तो नीचे आके भी ये आदत शुरू हो गई है। पहले क्या होता था कि पहले नेपाल का 15-20 ओवर में 5 विकेट गिर गए, 4 विकेट गिर गए, या दीपेंद्र सिंह एरी को 3rd डाउन भेज दिया, 4th डाउन भेज दिया, ये हमने बहुत देखा है। लेकिन अब जब नेपाल बैटिंग अच्छा कर रहा है, दीपेंद्र सिंह एरी को मौके एकदम नीचे आके मिल रहे हैं, तब भी रन नहीं बन रहे हैं। ये थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा कंसर्न है, बात करने की जरूरत है। आपके बैट्समैन इतना अच्छा खेल रहे हैं साथ ही साथ, लेकिन लोअर ऑर्डर भी चल रहा है, पर आपको थोड़ा सा रन करने की जरूरत जरूर। बिल्कुल, जहां पर चीजें निकल कर आती हैं वो आपके सामने पॉइंट आउट करके सामने जरूर रखते हैं, क्योंकि ये चीजें हैं जो बाद में कहीं ना कहीं बहुत काम आ सकती हैं। और अगर आप ऑलराउंडर के तौर पर टीम में लिए गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं रन भी करने होंगे। ऐसा एक आध 2-3 मैचेस में नहीं हुआ, चलिए समझ में आता है, लेकिन लगातार सूखा रहना ये अपने आप में कंसर्न जरूर। इसका मतलब है कि बैट्समैन खुद की बैटिंग को ही कहीं ना कहीं सीरियसली नहीं ले रहे, उस पर काम नहीं कर रहे, इसीलिए कोई भी डाउन का ऑर्डर जो है वो उस पर कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे। खैर, बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ यहाँ पर चले, एक भारी भरकम स्कोर लगाया जो कि 281 करीब का था अगर नेपाल के हिसाब से हम देखें, लेकिन डकवर्थ ट्विस्ट के हिसाब से वो 287 के आसपास का स्कोर होना चाहिए था, जितना हमने आंकलन लगाया डकवर्थ ट्विस्ट के हिसाब से, क्योंकि मैच बीच में रोका गया था। लेकिन चलिए 281 को यहाँ पर हम मान के चलते हैं। अब चलते हैं कुवैत की बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ। एंड बॉलिंग की अगर यहाँ पर बात की जाए तो डेफिनेटली कहना होगा फर्स्ट फेस में ही एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो इतने सारे जो फैंस हैं, इतने क्राउड है, उनके बीच में कहीं ना कहीं अलग तरीके का एक्सपीरियंस था। ऊपर से एक बड़ा मैच यहाँ पर मैं वो सेमीफाइनल में पहुंचे और वहां पर उस टीम के खिलाफ पहुंच गए जिस टीम के खिलाफ उन्हें पहले पता था कि एक पैक्ड स्टेडियम होने वाला है। वहां पर कहीं ना कहीं शुरू के 10 ओवरों में ही बॉलर जो है पूरी तरह से लाइन से भटके हुए नजर आए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये प्रेशर दिखा है, साफ दिखा है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक इतने फैंस का आ जाना, क्योंकि कुवैत की एकदम आदत नहीं है, कहाँ कुवैत और कहाँ इतने फैंस, ये सब तो बोल सपाट हो जाती है बात। लेकिन
जो आप बॉलिंग यूनिट की बात करें तो पेसर से इतनी उम्मीद नहीं थी, विकेट इतना अच्छा आपको एक एटमॉस्फेयर मिला, थोड़ा सा एक मॉइस्चर मिला कि यार क्लाउडी भी था। है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब ये कोई कहेगा कि बादल है तो जरूरी नहीं कि मदद मिले। 110% चांस होता है कि अगर बादल हो तो मदद मिलेगा ही। अगर आप अच्छे पेसर हैं, ऐसा नहीं कोई भी आकर हाथ घुमा के नहीं, ऐसा नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं है। आपको चौथे स्टंप पे थोड़ी बॉल बहुत रखनी होंगी, तब आप एक बेहतर मूवमेंट करा पाएंगे। 110% होगा अगर बादल है तो पेस बॉलर को स्टार्टिंग फेज में मदद मिलेगा ही। लेकिन यहाँ तो हमें उल्टी नदी बहती हुई दिखी। आप शॉर्ट पिच बॉलर रख रहे हैं, बहुत शॉर्ट पिच बॉलर बहुत ज्यादा। आसिफ ने जिस बॉलर पे मारा है छक्का या फिर उठा के शुरू की बात कर रहे हैं, तो वहां पर 10 ओवर की बिल्कुल सही कहा आपने, वहां पर शॉर्ट पिच बॉल रखी। शॉर्ट बॉल भी नहीं है जो बहुत बेहतर हाइट लाइन पे हो, बिल्कुल नहीं। इसका फायदा नेपाल के बैट्समैन ने बहुत अच्छा उठाया। और एक जो आज कमी खली है सबसे ज्यादा, वो है यासिन पटेल का बिल्कुल रिदम से बाहर हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सीधे मुनी पे जाएगा ये। सैयद मुनी पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत खर्चीले गए हैं। शाहरुख कुदूस ने एक मैच को छोड़कर इतना अच्छा परफॉर्म दिया नहीं है। और मोहम्मद असलम आज बहुत अच्छे रहे हैं। वो और यासिन करा रहे थे बहुत बेहतर, लेकिन आज एक का साथ छूटा, वो अकेले पड़ गए। अदनान इदरीस ने कोशिश जरूर करी, पर यासिन पटेल बहुत बड़े वजह रहे हैं जो कुवैत आज अच्छा करने में नाकामयाब। बिल्कुल, उनके कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी 2 कैच छूटे। एक मेरे ख्याल से आसिफ शेख का छूटा, एक कुशल पुर्तुल का छूटा। लेकिन जैसे हम हमेशा से कहते रहते हैं, कैच इज अ पार्ट ऑफ गेम। कैच छूटना ना छूटना, वो आसिफ और कुशल ने नहीं कहा था कि आप कैच छोड़ दीजिए। आपकी फील्डिंग खराब थी और वो भी बहुत खराब रही है। कुवैत की फील्डिंग भी बहुत ज्यादा खराब रही है। और फिटनेस लेवल आज कहीं ना कहीं क्लोजली देखा, हमने आपको बताया है, हमने क्लोजली आज फिटनेस देखा कुवैत के प्लेयर्स का, बहुत ही ज्यादा खराब था। क्लियरली जहां पर लग रहा है कि 1 रन होगा, वहां वो 2 करा रहे हैं, 2 को चौका चला जा रहा है, ना वो बॉल तक पहुंच पा रहे हैं। बहुत ही खराब फिटनेस थी और फील्डिंग भी बहुत ज्यादा खराब रही। और यासिन पटेल का आज के मैच में, पूरे टूर्नामेंट में यासिन पटेल अगर किसी मैच में फ्लॉप गए तो वो आज ही का मैच था, और जहां पर शायद सबसे ज्यादा टीम को जरूरत थी। और बहुत ज्यादा पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 2 एक्स्ट्रा दिए थे अभी तक, और आज के मैच में उन्होंने 2 एक्स्ट्रा दे दिए, एक वाइड और एक नो बॉल। और उस नो बॉल के बाद जो फ्री हिट मिला था उसमें भी आसिफ शेख ने शायद, मुझे याद है, छक्का लगा दिया था और वो और ज्यादा बढ़ गया। बॉलिंग कार्ड में यही हाल रहा है। अब अगर चले हैं चेस की तरफ यहाँ पर कुवैत के, तो कुवैत में चेस करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। क्या फेस बाय फेस आप बात करेंगे, 7-8 ओवर का 6-7 ओवर का गेम हुआ। जी हाँ, 8 करीब ओवर का जो है गेम हुआ, और उसी में 37 रन पर पूरी की पूरी ऑलमोस्ट टीम जो है वो 6 विकेट जो है वो खो चुकी थी। और वहां पर करण किसी का एक जबरदस्त फाइनल जरूर आया और पूरी टीम ढह गई। और वही सब बहुत खराब शॉट्स लिए गए, कुछ अच्छी डिलीवरीज भी थी और कुछ खराब शॉट्स भी थे। उसका पूरा एक दीपेंद्र सिंह ने बहुत शानदार कैच जरूर पकड़ा, लेकिन वही हमने कहा, आप कंट्रीब्यूशन जरूर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप ऑलराउंडर हैं, आपको ये भी भूलना नहीं है। ऑलराउंडर का काम सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग भी नहीं, एक बैटिंग भी आता है, उसे भी आपको करना होगा और ठीक करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट गया था। उसके बाद करण केसी ने आज 5 रन निकाला, कुछ अच्छी डिलीवरी जरूर रखी है, लेकिन फिर से वही एक और बेहतर ओपोनेंट के खिलाफ देखना चाहेंगे कि यही पेस अटैक जो है वापस से कहीं ना कहीं विकेट्स निकाले तो और अच्छी बात होगी। कुवैत के बैट्समैन जो है वो पहले से ही पूरी तरह से शेल में नजर आए, और वैसे ही पहाड़ स्कोर था और उसमें कुछ अच्छी डिलीवरीज भी थी, और करण ने अपने बैट उठा दिया। और फिर उसके बाद हो गई बारिश। जी हाँ, बारिश हो गई और उसके बाद मैच शुरू हो नहीं पाया। डकवर्थ लुईस यहाँ पर लग नहीं सकता था, क्योंकि दोनों इनिंग्स में सेकंड इनिंग में भी कम से कम 20 ओवर होने चाहिए थे, तब जाकर डकवर्थ लुईस अप्लाई होता। और डकवर्थ लुईस अप्लाई होता तो तब तक तो मेरे 20 ओवर तक तो मेरे ख्याल से टीम ऑल आउट हो जाती, शायद 10-11 ओवर तक पैकअप हो जाता टीम का। और वहां पर जो है नेपाल को तो उन्होंने अपने ग्रुप में टॉप किया था, इस वजह से उनको यहाँ पर फाइनल में जो है वो जगह मिल गई। लेकिन ये अच्छा रहा, ये सेटिस्फाइंग रहा कि मैच हुआ और पता चला कि हाँ भाई आप तो हार ही रहे थे, जो नेपाल जो है अपने क्रेडिट पे, अपने दम पर कहीं ना कहीं वहां पहुंचा है। इस बात की सेटिस्फैक्शन ये नहीं कि पूरा मैच धुल गया, सब कुछ हो गया, ये अच्छा ही लगता है कि चलिए खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, छोड़िए। फिलहाल नेपाल ने प्रूव किया, उनके बैट्समैन ने प्रूव किया, कप्तान ने अच्छी इनिंग खेली, बॉलर्स ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिला। कुछ इश्यूज भी थे जो आपके सामने रखे हैं और वो डिलीवर लगातार रखता रहेगा। कांग्रेचुलेशन नेपाल, आप फाइनल में पहुंच चुके हैं। और अब चलते हैं दूसरे मैच की तरफ। ये जो मैच रहा है यार, इसमें बहुत कुछ है बात करने के लिए। ये एक मैच बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला लेकर आया। यूएई ने यहाँ पर पहले बैटिंग की, ओमान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। यूएई का यहाँ पर फेस बाय फेस जरूर जानना चाहूंगा। फिर चलते हैं कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि ओमान 2 रन से इस मैच को लास्ट में हार गए। नहीं जरूर, देखिए यूएई की बात करें, पावर प्ले 1 में 1 से 10 ओवर में 61 रन टीम ने बनाए और कोई विकेट का नुकसान यूएई को हुआ नहीं। पावर प्ले 2 11 से 40 ओवर में टीम ने 131 रन बनाए और 6 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ। बहुत ज्यादा विकेट यहाँ गिरे और लास्ट फेज में
डेथ फेस में जी हाँ 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 44 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को उठाना पड़ा। इसी बीच टीम ने 146 डॉट बॉल अपने इस पूरे 49.2 ओवर में खेल दी। बिल्कुल। अब एक चीज यहाँ पर आपको याद होगा, मैच प्रीव्यू में हमने जो कल डाला था उसमें एक चीज कही थी यूएई के लिए कि यूएई के बैट्समैन को एक पॉइंट हमने रखा था कि ओवर स्मार्टनेस से बचने की। बिल्कुल सही। आपने कल सुना होगा, जिन्होंने भी सुना है वो जानते होंगे, अभी तक अगर वो सुन रहे हैं, ओवर स्मार्टनेस से बचना होगा। और अयान आज 3-4 शॉट्स ऐसे रहे हैं बैट्समैनों के इतने अच्छे स्टेज पे बेस मिलने के बावजूद भी क्लियरली झलक रहा था कि कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्टनेस उनके अंदर उनकी बैटिंग में झलक रही थी। ये सोचकर कि शायद हमने एक के खिलाफ 471 मारे हैं, एक के खिलाफ 371 मारे हैं, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो चीज हम रिपीट कर सकते हैं। विद्या अरविंद, अगर बैटिंग स्कोर कार्ड की बात करें यहाँ पर आर्यन लाकड़ा 25 रन बनाए और वो कहीं ना कहीं बोल्ड के शिकार हुए अयान खान के, क्लीन बोल्ड मारा अयान खान ने उन्हें। उसके बाद मोहम्मद वसीम एक तेज तरार शुरुआत उन्होंने दिलाई, लेकिन 48 रन पर वो भी सीधा मेरे ख्याल से कवर एरिया में कैच जिशान मकसूद ने उनका विकेट यहाँ पर निकाला था। उसके बाद विद्या अरविंद की बात बिल्कुल आप हाईलाइट जाकर जरूर देखिएगा। विद्या अरविंद का अयान, जिशान मकसूद है सामने, एक एक्सपीरियंस है, अच्छे स्पिनर है, कितनी बार प्रूव कर चुके हैं। वो शॉट ऐसे ले रहे थे, कॉटन बोल्ड हुए, लेकिन उन्होंने शॉट ऐसे लिया, अरे मुझे तो इस बॉल को देखने की भी जरूरत नहीं है। वो आए, खड़े हैं, ये लो, और सीधा हाथों में कैच। ये भी देख रहे कि बॉल किस तेजी से आ रही है, कितना टर्न हो रही है, नहीं हो रही है, कितनी फ्लाइट है, बस बल्ला घुमाया, उन्होंने कलाई का इस्तेमाल करने की कोशिश की और सीधा जिशान मकसूद को थमा बैठे कैच। नहीं जरूर, और बेहतर होता कि अगर उसे आप लॉन्ग ऑन की तरफ खेल, बिल्कुल बहुत बेहतर लाइन होती वो कि अगर आप उसे लॉन्ग ऑन की तरफ खेल देते, आराम से टक करके एक रन ले लेते या प्लेट कर देते, या हाँ हल्का सा बल्ला लगाना था तो स्क्वायर लेग की तरफ लगा देते, क्योंकि वो बॉल इतना स्टंप पे नहीं था। अगर आप खेलते शायद लेग स्टंप क्रॉस जरूर करता अगर आप ऐसे स्क्वायर लेग की तरफ जा रहे हैं, या मोस्ट बहुत बेहतर होता कि अगर आप सीधा खेलते, यानी सीधा खेलते तो सबसे बेस्ट है। टेढ़ा खेलने गए, मिड विकेट की तरफ खेलने गए और सीधा आपने एज दिया और वो सामने जिशान मकसूद ने कैच पकड़ा। बिल्कुल। उसके बाद रमीज शहजाद एक अच्छी इनिंग खेल रहे थे, लेकिन उन्हें भी जिशान मकसूद ने बोल्ड किया। डेफिनेटली जिशान मकसूद बड़े मैचेस के प्लेयर हैं और वो आज भी कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया, लेकिन फिर भी रिजल्ट ओमान के फेवर में क्यों नहीं आ पाया, कहां पर वो गलती हुई, चलिए आपको आगे जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक जबरदस्त कोलैप्स हुआ, सबके सब आसिफ खान भी ओवर स्मार्टनेस, मतलब ओवर बचे हैं 12-13 ओवर बचे थे, तभी अंधाधुंध मतलब बल्ला चलाना है, मतलब आपने एक बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए तो उस पर भी कहीं ना कहीं करना है, तो फिर ये एक बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस नजर आई। आपको कहीं ना कहीं सोचना भी होगा कि सामने कौन सी बॉलिंग है, क्या है, क्या अभी भी कुवैत के बॉल या सिंगापुर के बॉलर ही वहां पर है, ये भी कहीं ना कहीं आप भूल गए थे। रोहित मुस्तफा 4 रन बनाकर आउट हुए, बासिल हमीद ने एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन नीचे जाकर, जी हाँ, वरना ये जो स्कोर है 200 के नीचे खत्म होता और बुरा हाल होता। बासिल हमीद ने कहीं ना कहीं 34 रन, और बासिल हमीद ने बहुत बेहतरीन काम किया है बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी, उनके एक विकेट ने पूरा मैच पलटा है। आगे बात जरूर यहाँ पर करेंगे उस चीज की। उसके बाद पूरा अयान खान की बात करें, अयान खान ने अयान खान को आज आउट किया और मेरे ख्याल से शायद पॉइंट पे कैच आउट वो हो गए थे। उसके बाद पूरी बैटिंग जो है वो इस तरह से निपट गई और 50 ओवर भी वो टीम नहीं खेल पाई जिन्होंने 61 पे 0 से शुरुआत की थी एक वक्त पर। एंड ओमान की बॉलिंग कार्ड में आपको क्या लग रहा है, सिर्फ एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस? नहीं जरूर, एक्सपीरियंस का तो खैर नमूना है ही। आप देखेंगे बिलाल खान ने भी एकदम सही वक्त पर आकर विकेट लिया था जब दोबारा आए थे। वो पुरानी बॉल से नई बॉल से जरूर फेल हुए हैं, वो यहाँ कहना होगा, उन्हें विकेट निकालने की वहाँ जरूर जरूरत थी। शुरुआत में थोड़ा सा ब्रेक थ्रू दिलाने की जरूरत थी। कलीमुल्लाह बहुत खराब बॉलिंग, बहुत खराब बॉलिंग कराई उन्होंने। ये टूर्नामेंट उनके लिए बिल्कुल बेहतर नहीं गया है कलीमुल्लाह के लिए, पर स्पिनर्स ने पूरी तरीके से वापसी कराई है यहाँ पर। आप जय उड़ेदरा को देखें, विकेट नहीं लिए पर उनके जो इकोनॉमी है वो शो कर रही है कि उन्हें विकेट जरूर मिलना चाहिए था। 8 ओवर में 19 रन दिए हैं। और जिशान मकसूद, उन्होंने तो खैर क्या बॉलिंग कराई है, सटीक लाइन लेंथ से बेहतर आगे खिलाया, आगे बुलाया, और हमने विकेट देखा है किस तरीके से स्टंप लाइन में बहुत थी। बिल्कुल सही कहा आपने। मोहम्मद वसीम जैसे आउट हुए, सीधा उन्होंने कवर पे खेल दिया। रमीज शहजाद भी आउट हुए, स्टंप बोल्ड हुए, तो बहुत बेहतर लाइन और लेंथ और बहुत एक्सपीरियंस का नमूना पेश किया जिशान मकसूद। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बॉलिंग कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके की बॉलिंग रही है। बहुत अच्छी वापसी यहाँ पर स्पिनर्स ने कराई, खास करके जिशान और जय उड़ेदरा ने। खैर अब यहाँ बात करते हैं चेज की। चेज यहाँ पर जो आया, एंड सबसे पहले फेस बाय फेस जान लेते हैं, फिर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि गलती ओमान से आखिर हुई कहाँ कि वो इतना अच्छा जाने के बावजूद भी इतनी जबरदस्त शुरुआत मिलने के बावजूद भी 2 रन से इस मैच को गंवा गए। जरूर 1 से 10 ओवर की बात करें ओमान के पहले पावर प्ले की, तो उन्होंने 60 रन बनाए, यानी कि रन बॉल उन्होंने खेला
और कोई विकेट का नुकसान यहाँ नहीं हुआ। वही पावर प्ले 2 में 11 से 40 ओवर में टीम ने 113 रन बनाया और 3 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को उठाना पड़ा। रन्स काफ़ी कम थे, विकेट भी काफ़ी कम गिरे हैं, पर रन्स काफ़ी कम बने। वहीं पर डेथ फेस में, जी हाँ, डेथ फेस चल ही रहा था कि मैच रुक गया, लेकिन 17 रन टीम ने तब तक बनाए और अपने 43 ओवर तक गया, 3 ओवर, और 3 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को उठाना पड़ा। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी सी कहावत है, जैसे 50 ओवर में आपके सामने लगातार कहते रहते हैं कि 50 ओवर के गेम में आपको एक बार और मौका मिल जाता है कि आप मैच में वापसी कर सकें। T20 गेम जो है वो बहुत अलग तरीके का होता है। अगर आप 10 5 ओवर के इधर उधर हुए तो शायद मैच आपसे आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन 50 ओवर गेम में अगर आपकी ओपोनेंट की जो टीम है वो जबरदस्त शुरुआत ले चुकी है, उसका मतलब ये नहीं कि वो मैच ऑलमोस्ट जीत गई है। आपको एक ना एक मौका दोबारा जरूर मिलता है, क्योंकि एक लॉन्गर फॉर्मेट है। और इसका एक और एग्जाम्पल आज यूएई के सामने प्रेजेंट हुआ। शुरुआत जो है जबरदस्त शुरुआत हुई है आज, जतिंदर कश्यप ने जला दिया और लग रहा था कि लगभग हो गया, बस ओमान इस मैच में फॉर्मेलिटी है, ऑफ टाइम है, इस मैच को कंप्लीट कर वो यहाँ पर जीत लेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक विकेट गिरता है, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद शोएब खान आते हैं, वहां पर भी एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है, वहां 19 में वो भी नहीं बनाए, वो भी वहां भी चलते थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही दोनों ओपनर्स निकलते हैं और एक और पार्टनरशिप यहाँ पर बिल्डअप होती है, वो है जिसान और मोहम्मद नदीम के बीच में। 2 बैक टू बैक वहां पर विकेट्स गिरने, 2-3 विकेट बैक टू बैक गिरने के बाद यहाँ पर चीजें ये दोनों जरूर संभालते हैं, जिसान और नदीम। लेकिन यहाँ पर देखना होगा, और यहाँ तक डकवर्थ लुईस का जो स्कोर है वो भी ओमान के फेवर में ही जा रहा होता है, यानी इतना क्लियर है, क्योंकि बहुत देख संभल कर जिसान और नदीम जो है वो बॉल्स को खेल रहे थे, खास करके अयान खान को और रोहन मुस्तफा को। ना वो रिस्क ले रहे थे, बस इतना वो मेक श्योर कर रहे थे कि डकवर्थ लुईस में कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट है वो आगे चलता रहे, क्योंकि बादल वगैरह काफी थे और क्लाउड्स वगैरह की वजह से लग रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती है। लेकिन वहां एंट्री हुई जहूर खान की और एक अंदर आती हुई गेंद पर प्ले डाउन जो हुए जिसान मकसूद, उसके बाद पूरा गेम पलट गया। नहीं सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जल्दी से। देखिए ये थोड़ा सा हटके सवाल है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा मॉडर्न क्रिकेट को मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा। कहीं ना कहीं थोड़ा अलग है, शायद किसी को बोरिंग लग सकता है, क्या मुझे नहीं मालूम, पर एक चीज जरूर मैं जानना चाहूंगा आपसे। 3 विकेट फालतू के गिरे, जी हाँ, मैं फालतू वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो बॉल डिजर्व ही नहीं करती विकेट लेने के लिए। एक जतिंदर सिंह का बॉल था वो, जो शायद कार्तिक मैयप्पन ने उन्हें डाला, और फिर आया एक शोएब खान एक विकेट देके गए अपना, उड़ा के उन्होंने मारा सीधा, वो उन्होंने शायद लेग साइड की तरफ वो आउट हुए। अयान खान आए, उन्होंने इतना बेहुदा शॉट खेला, वो भी एकदम बेहुदा शॉट जो बाहर थी, 5वें स्टंप पे बॉल थी, उन्होंने उड़ा के मारा और लॉन्ग ऑन की तरफ, अपने लेग साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ वो कैच देके चले गए। तो आप ये क्या कहेंगे कि अब ये सुधरना मुश्किल है आज के इस क्रिकेट में कि हम 30-40 रन के बाद ऐसा पागलों वाला शॉट देखें 50 ओवर के क्रिकेट में, जो सारी मेहनत पर किया कराया कर दे, आसानी के साथ ओमान जा रहा था। शायद अभी सीधे बल्ले से खेलते तो 2 या 3 विकेट गिरते। जिसान मकसूद का शॉट भी मैं जरूर बात करूंगा उस पर, लेकिन आपको क्या लगता है मॉडर्न क्रिकेट में अब ये मुश्किल है कि अचानक से आग लग जाए बदन में कि 30-40 के बाद कोई ऐसा शॉट खेलूंगा जो आजकल के क्रिकेट का हो, पुराना क्रिकेट तो गया तेल में। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत भी है यार, ये पेशेंस लेवल जो है वो देखने को मिलता नहीं है और इसका खामियाजा टीम भी भुगतती है, साथ साथ वो प्लेयर भी भुगतते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उन्हें इस चीज का एहसास होते होते बहुत देर हो जाती है। ये एग्जांपल्स फुल मेंबर की टीमों में भी है और तो आ रहा है, हाँ, ये उधर से आ रहा है। और एक ऐसे एक हमारी इंडियन टीम में भी कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेयर है जिसके बारे में हमने आपसे कहा था हमारी वीडियोस में, आपको याद होगा कि ये जो प्लेयर है ये टैलेंटेड कम और सेंसेशन ज्यादा नजर आते हैं और टैलेंटेड प्लेयर कोई और है, बस उन्हीं की तरह की यहाँ पर बात है। आप अच्छा खासा मैच जा रहा है, आप अगर रन बॉल खेलें, चलिए 2 बॉल पर रन भी अगर आप खेलते हैं तो भी कहीं ना कहीं मैच लेके जा सकते हैं। खराब शॉट्स खेलकर, अननेसेसरी उल्टे सीधे टेक्निक का इस्तेमाल करके कुछ भी शॉट खेलकर आप अपना विकेट गंवा रहे हैं, ये देखकर कि आपको एक क्रूशियल स्टेज पर है, आपका कोई ग्रुप स्टेज का मैच नहीं है, या फिर ये नहीं कि आप हाँ ऑलरेडी सिक्योर हो चुके हैं, आपको इस मैच को जीतकर फाइनल जाना था। पूरी मेहनत जो है आपने खुद ही मेहनत की और खुद ही उस पर पानी भी फेर दिया। डेफिनेटली यार मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है कि आप जाकर इस लेवल पर कुछ प्लेयर जो है वो पेशेंस सीख पाएंगे, जिनके अंदर है वो पहले से ही इस चीज को कंटिन्यू करे हुए हैं और वो वही जाकर आगे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। इसीलिए इन सब आड़े तिरछे उल्टे सीधे शॉटों से बचने की बहुत जरूरत है। इसका जो खामियाजा है आज ओमान ने देखने को जरूर मिला। आप ये सोच सकते हैं 2 रन से रह गए, वो
आपकी सोच है, लेकिन आपने उस प्रोसेस को नहीं देखा कि आखिर उस प्रोसेस में आखिर ओमान पहुंचा क्यों वहां। जरूर आखिर क्यों ओमान के 5-6 विकेट गिर गए। इतने अच्छी शुरुआत के बावजूद भी वो प्रोसेस अगर आप देखते तो आपको ये एहसास नहीं होता कि अरे यार ये तो 2 रन से हारे, बस कैसे भी बच ही जाते। अरे नहीं, वो आ ही रहा था, बस वो हार आ ही रही थी, क्योंकि आपने शॉट्स देखे होते अगर, इतने खराब शॉट्स रहे हैं, इतनी अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद अपने आप में हैरान हो जाता है। प्रोसेस कोई कहते नहीं है कि इंसान सिर्फ सक्सेस देखता है कि ये आप बड़ा सक्सेसफुल हो गया, लेकिन किस तरह से कितने जो प्रोसेस है वो पहुंचा है वो देखते ही नहीं। तो वो प्रोसेस डाउनफॉल की तरफ ओमान का ले गया, तो इतनी अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। और जीसान का विकेट जैसे ही गिरा उसके बाद तो क्लियर समझ में आया कि टीम में एक्सपीरियंस की कितनी ज्यादा कमी है। इस तरह के करंट सिचुएशन में मैच को कैसे निकालना है वो ये मोहम्मद नदीम, अयान खान और संदीप कौर के जब तक समझ में आता, यूएई के बासिल हमीद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट वहां पर निकाला शायद संदीप कौर का, और उसी के साथ 2 रन से यूएई आगे निकल गया डकवर्थ लुईस में और वो मैच को ले गए। ये कहीं ना कहीं क्रूशियल रहा है। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ 2 रन से वो पीछे आएगा इसलिए आगे नहीं, ये प्रोसेस आ ही रहा था। विकेट ओमान के प्लेयर्स ने खुद अपने विकेट खराब शॉट्स खेलकर इनएक्सपीरियंस की वजह से उन्हें लगा हम 6 रन पीछे हैं और कहीं ना कहीं बारिश का होगा, चलो मैं छक्का मार देता हूं। 6 रन स्कोर करने का सिर्फ छक्का मारना ही तरीका नहीं है। ये चीज कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है। ये इनएक्सपीरियंस भी रहा उन बैट्समैन का, जिसान के बाद आने वाले बैट्समैन का, कि ओमान जो है इतना ज्यादा स्ट्रगल किया और इतने क्रूशियल स्टेज पर 2 रन से वहां। बिल्कुल, बस छोटी सी बात बोलकर बहुत वक्त हो गया है, छोटी सी बात बोलकर बैटिंग वाला हम यहाँ खत्म करते हैं कि जतिंदर सिंह का, अगर जतिंदर सिंह को बॉल छोड़ देते तो वो वाइड बॉल हो जाती। अब उन्होंने क्या किया, लेग स्टंप पे गए, रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, कहां से, स्लिप और कीपर के ऊपर से। कार्तिक भैया पर बॉलिंग करा रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि स्लिप के ऊपर से मैं रिवर्स स्वीप मारूं, और रिवर्स स्वीप लगी नहीं और खत्म हो गया काम, बोल्ड होके चले गए। बिल्कुल, बताइए आप 42 पे खेल रहे हैं। देखिए एक चीज सीधा है वो डेलीगेट कहना चाहेगा, जितने भी लोग इस अभी तक जितने भी लोग सुन रहे हैं सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप सुन रहे हैं। आप इसका मतलब है कि हमारे यहाँ इसको बहुत ज्यादा अच्छे से पसंद करते हैं, और पसंद का मतलब ये नहीं कि आप खाली तारीफ ही करते हैं, यहाँ पे गलत नहीं करें, लेकिन आप सुन रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे कि एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, जब से हमने एशिया क्रिकेट को यहाँ पर देखना फॉलो किया है, पिछले 1.5-2 साल से लगातार हम काफी हमने देखा है, समझा है, परखा है, लर्न किया है, और बहुत लर्न करना बाकी। लेकिन जितना भी अभी तक देखा है, जितनी भी लगभग सभी टीमों को देख लिया है, ओडिया स्टेट्स की टीमों को, कुछ नई जर्सी कराना सबको देख लिया है, गिन चुन के 2 या 3 प्लेयरों को स्वीप खेलना आता है, बाकी सब ओवर एक्टिंग करते हैं। ये डेल क्रिकेट का स्टेटमेंट है, ओवर एक्टिंग करते हैं, जबरदस्ती ट्राई करने की कोशिश करते हैं। रिवर्स स्वीप या स्वीप आता जाता है नहीं, जबरदस्ती ट्राई करने की कोशिश करते हैं। 10 में से 1 लगती है तो लगता है वाह क्या स्वीप मारा है, 9 नहीं लगती, उसमें बड़े बेचारे से नजर आता है उनका चेहरा, और 10 में से 9 का यही हाल। सिर्फ 2-3 प्लेयर को देखा अब तक, 50-60 बैट्समैन को देख चुके हैं जिन्होंने रिवर्स स्वीप तो ट्राई किया, स्वीप ट्राई किया, लेकिन जरा सा भी उन्हें खेलना नहीं आता। उन्हें ये नहीं पता कि हमें किस टाइम में कब क्या मारना है। और आज भी एक जतिंदर ने यहाँ पर एग्जाम्पल जरूर दिखाया है, और बहुत मेन रीजन रहा है कि ओमान जो है इस मैच को 2 रन से गंवा दिया है। अब बॉल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर यूएई का बहुत ठंडा रहा है, शुरुआत बहुत ठंडी रही है, ब्लेम ओमान को भी करना होगा जो उनकी इनएक्सपीरियंस की वजह से ये चीजें घटी है, बहुत ठंडा रहा है। लेकिन यहाँ पर 1-2 स्पेल जरूर रहे हैं जिन्होंने टाइम निकाला है और ओवर्स निकाले हैं, जिसका कहीं ना कहीं क्रेडिट देना होगा। अयान खान और रोहन मुस्तफा की स्पेल के बारे में आप क्या कहें? नहीं, जरूर, बहुत बेहतरीन, आपने बिल्कुल सही नाम लिया, मेरी नजर भी इन पर थी जब मैच देख रहे थे। वाकई में कमाल का स्पेल, टाइम निकाला है, जल्दी उन्होंने ओवर कराया, टाइम निकाला, रन्स भी बचाए। ऐसा नहीं कि ओवर करा रहे हैं तो छक्का खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल रहे हैं। बॉलर भी बहुत बेहतरीन लाइन और लेंथ पर रखी है। इसी का कहीं ना कहीं तोड़ ढूंढने के लिए यहाँ पर ओमान के बैट्समैन ट्राई कर रहे थे कि कुछ आ जाए, लेकिन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रन बॉल भी आसानी से बनता है ये गेम। लेकिन आपने कई ऐसी बॉलें आई हैं जहां पर आप सिंगल ले सकते थे, रियली में सिंगल ले सकते थे, आपने उस बॉल को भी रोक दिया। क्यों? आपके अंदर डर बैठा हुआ है कि अरे क्या बारिश। ये बहुत ही इनएक्सपीरियंस गेम ओमान ने दिखाया है। बॉलिंग क्वालिटी अच्छी हुई है, टप्पा सही जगह रखा है, इसमें कोई धराई नहीं है। यूएई की बहुत बेहतरीन बॉलिंग हुई है। आप बासिल हमीद को कहें, जहूर खान को कहें, जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट निकाला यार जिसान मकसूद। बताइए आप, बहुत बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग रखी है। बस ये है कि इसमें भरपूर साथ दिया आपका ओमान के थोड़े से कंजर्वेटिव क्रिकेट ने, काफी ज्यादा साथ दिया है, और थोड़ा सा अचानक से वो पगलेट सा हो जाना बीच में आके, वो भी
बहुत बेहतरीन साथ आया है अनुमान। बिल्कुल वही सिंपल सी बात है, अगर आप इसको एक नॉर्मल वर्ड में डालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस और कितना क्रिकेट दिखाया है। नीचे कहां से एक्सपीरियंस नहीं यार जी, नीचे के प्लेयर्स की शोएब और अयान ने देखिए आप किस तरीके का क्रिकेट खेला। अयान है, संदीप है, उसके बाद शोएब है, बिल्कुल सही है आपने सही कहा, ये खास कर जी क्योंकि नीचे के फेस में आकर डकवर्थ अच्छी खासी पार्टनरशिप दे दी थी। बिल्कुल सही, और नदीम भी कहीं ना कहीं इसके शिकार हो गए। और तो मेरे बॉलिंग में कहीं ना कहीं यही हाल रहा, लेकिन बासिल हमीद का इंक्लूजन जो रहा आज वो बहुत शानदार रहा। हेड्स ऑफ इसका भी आइडिया था, जो आइडिया था वो बिल्कुल सही जगह पर जाकर क्लिक किया। उन्होंने 34 रन भी किए, टीम इससे भी कम पर होती है और ओमान शायद बहुत पहले मैच जीत जाता। 34 रन मारे और उन्होंने 2 विकेट भी लिए, और खास करके उनका बहुत फेमस विकेट रहेगा अगर यूएई इस टूर्नामेंट को जीत पाया तो उनका ये जो लास्ट विकेट उन्होंने लिया संदीप कौर का प्रत्यार ने बेहतरीन कैच पकड़ी विकेट कीपिंग में, ये बहुत वक्त तक याद किया जाएगा एसोसिएट्स में। कम से कम अगर वो टूर्नामेंट को जीतते हैं, क्योंकि सिर्फ जीतने वाले को याद रखा जाता है। डेलगेट हमेशा मानता है आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, चाहे कोई भी टीम हो, आप कितना भी अच्छा कर ले, वेल प्लेड, वो तालियां 2 दिन तक चलती है। याद सिर्फ जीतने वाले को ही किया जाता है, ये हार्श रियलिटी है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। कांग्रेचुलेशंस यूएई और नेपाल को फाइनल के लिए। उम्मीद करेंगे तो डेलगेट यही उम्मीद करेगा कि यार मैच हो जाए, मैं कम से कम इतना हो कि डकवर्थ ट्विस्ट रख सके, मैच होकर जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीते तो बहुत ज्यादा वो जीते और जाकर एशिया कप खेले इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में, वो बहुत बेहतर रहेगा। कम से कम मैच होकर एक कॉन्टेस्ट हो, हाँ भाई हमने आपको ग्राउंड पर हराया है, वो पॉइंट्स टेबल ये वो चलिए अच्छी बात है। एट द एंड बारिश मेहनत तो की थी भाई, बारिश तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन ग्रुप स्टेज मेहनत की थी, वो बिल्कुल फेयर डिसीजन होगा। लेकिन एक फाइनल है, एक स्टेज सेट है, इतना अच्छा टूर्नामेंट गया है, क्लाइमेक्स बारिश की वजह से बर्बाद ना हो जाए, बस यही उम्मीद करेंगे, दुआ भी ये करेंगे, आप भी दुआ करिए कि कम से कम मैच में ग्राउंड पर जाकर हराएं और फिर टीम पहुंचे तो अलग ही एक मजा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरीके का एशिया क्रिकेट का एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस और वीडियोस पसंद आते होंगे। एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। बाय।